हेलो एवरीवन। मैं राजश्री आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। इसलिए पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, एक राष्ट्रीय जागृति आई और भारतीयों ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, अंग्रेज शासन चल रहा था, उसके विरुद्ध एक अभियान छेड़ा और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, लेकिन जो आंदोलन हम देखते हैं उसकी शुरुआत होती है 1885 से। उससे पहले भी हम जो 1857 की क्रांति देख चुके हैं। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र में विद्रोह हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के रूप में एक ऐसा संगठन उभर के आया जो पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व करता था। और उस एक मंच के तले अब भारतीय अपनी मांगे रखने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे कि हमें ये सुधार चाहिए या हमें यह चीज़ें चाहिए। तो जो भारत के लिए स्वतंत्रता की घोषणा हुई, वो शुरुआत से भारत ने स्वतंत्रता का नारा नहीं दिया, अभी तो धीरे धीरे क्रमिक सुधारों की मांग की थी और वो आगे चल के वो स्वतंत्रता के मांग के रूप में सामने आया। तो हम ये स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारतीयों ने एक स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को माना जाता है। और इसी कांग्रेस की स्थापना के बाद धीरे धीरे जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक क्रमिक चरण चालू हुआ। तो उसमें जो पहला चरण आता है वो था आपका भारत का उदारवादी आंदोलन। ये चला आपका 1885 से 1905। इसके बाद हम देखेंगे उग्रवादी आंदोलन, जो 1905 या 6 से लेकर आपको गांधी जी के आगमन तक या 1918-19 तक ये माना जाता है। और उसके बाद देखते हैं जब भारतीय राजनीतिक मंच पर जब गांधी जी का आगमन होता है, तो 1919 से बाद 1947 तक वो अलग एक चरण माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई और भारतीयों ने एक क्रमिक सुधारों की मांग की, तो उसमें उदारवादी आंदोलन का अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 20 वर्ष तक हम देखते हैं कि ये जो लंबा कार्यकाल था उस काल की कार्यनीति क्या थी, उस काल में भारतीय जो पटल था, जो भारतीय जो एक जो रक्षा मंच था, उसमें कौन कौन जो नेता थे वो और उनकी भारतीयों की मांगे क्या क्या थी, भारतीय किस प्रकार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो किस प्रकार की क्रियाविधि अपनाती थी, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उसमें जो शॉर्ट नोट है उसमें भी ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, या प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए, या क्या उनकी 2 क्रियाविधि बताइए कि वो किस प्रकार से कार्य करते थे। इसके अलावा जो आपके शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर भी काफ़ी टिप्पणियाँ इस बारे में पूछी जाती हैं। न केवल आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, अपितु जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आप देते हैं, जैसे आप बीए में हैं तो आप कोई एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बीए करके आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी इन पार्ट से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूंगी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। जो प्रथम अधिवेशन था उसमें 9 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे, जिनके द्वारा भारतीयों ने विभिन्न सुधारों की मांग की थी। जो कांग्रेस के जीवन का प्रारंभ था, अर्थात जो फर्स्ट अधिवेशन शुरू हुआ था, वो इंग्लैंड के प्रति भक्ति भाव रखते हुए आरंभ हुआ। इस काल में जो प्रमुख नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। ये इस काल के प्रमुख नेता थे। अब हम बात करेंगे उदारवादियों के सिद्धांत की। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो उदारवादी थे उनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। तो सबसे पहला था कि वो ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे। अर्थात जो प्रारंभ में जो कांग्रेस के नेता थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो लोग ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे। अर्थात उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने ही भारतीयों को एक नई जानकारियाँ दी हैं, स्वतंत्रता की भावना विकसित की है, तर्कवाद विकसित किया है, भारत में एक नई आधुनिक शिक्षा नीति शुरू की है, यातायात के साधनों का विकास किया है। इससे भारतीयों में एक राष्ट्रीय चेतना आई है और इन्होंने ही भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इसलिए वो क्या करते थे? अंग्रेजों के प्रति एक भक्ति भावना रखते थे।
दूसरा जो सिद्धांत है वो है कि ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक, अर्थात जितने भी उदारवादी नेता थे वो भारत में ब्रिटिश शासन को वरदान समझते थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत में कोई क्या कहते हैं उसको, कोई विषय गलत नहीं है, अपितु ठीक है, उसमें जो कुछ कमियां हैं वो बस उसको दूर करवाना चाहते थे, इसलिए वो सुधारों की मांग करते थे। तीसरा जो आता है वो है कि क्रांतिकारी विचारों के विरोधी। उदारवादी जो व्यक्ति थे, जो नेता थे, वो भारत में क्रमिक सुधार चाहते थे। ठीक है, उनका ये मानना था कि भारतीय जो कार्य हो रहे हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं या स्थानीय प्रशासन है या रक्षा व्यवस्था है, सेना व्यवस्था है, उनमें क्रमिक सुधार किए जाएं, वो क्रांति के विरोधी थे। इसके अलावा अंग्रेजी जो प्रारंभ में उनकी मांगें बहुत अधिक सीमित थी और वो स्वराज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में उनको चाहिए था। एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है वो है ब्रिटेन से स्थायी संबंध की स्थापना, कि वो चाहते थे उदारवादी कि भारत का ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बना रहे, क्योंकि वो इसे क्या मानते थे, वरदान मानते थे। उनका मानना था कि जो भारत में शिक्षा पद्धति, साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, स्थानीय प्रशासन, जो न्याय प्रणाली शुरू की है, वो भारत के लिए क्या है, अमूल्य वरदान है, और ये तभी स्थायी रूप से रह सकती है जो भारत और ब्रिटेन का स्थायी संबंध बना रहे। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था कि जो उदारवादी थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उदारवादियों का यह विश्वास था कि जो अंग्रेज हैं वो स्वतंत्रता प्रेमी हैं और उन्हें भारतीयों की योग्यता पर जब विश्वास हो जाएगा तो वे भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देंगे, इसलिए वो हमेशा अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसमें जो उदारवादी लोग विश्वास करते थे वो था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। जो उदारवादी नेता थे वो स्वशासन चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की छत्र छाया में। सुशासन से उनका तात्पर्य स्वतंत्रता नहीं था। इसके अलावा एक प्रमुख सिद्धांत जो आता है वो कि वो वैधानिक उपायों में विश्वास करते थे, जैसे प्रार्थना पत्र, याचिका, स्मरण पत्र और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी मांगों को मानने का आग्रह करते थे। इसके अलावा सरकारी दमन, अन्यायपूर्ण जो कानून थे उनका विरोध भी वो लोग वैधानिक तरीकों से ही करते थे। तो हम देखते हैं कि जो उदारवादियों के सिद्धांत क्या थे, एक ब्रिटिश रक्षक की भांति थे, वो एक नरम तरीके से अपना कार्य अपनाना चाहते थे और इसीलिए जो उदारवादी युग था उसको नरम दल की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम बात करेंगे उदारवादी युग की प्रमुख मांगें क्या थी या नरम दल वालों की प्रमुख मांगें क्या थी। पहला तो ये था कि ब्रिटिश जो सरकार में जो भारत सचिव था उसकी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए, क्योंकि जो इंडिया काउंसिल कहाँ थी, ब्रिटेन में थी, लेकिन उसका खर्चा किससे होता था, भारत से होता था। दूसरा था केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिल का विस्तार किया जाए और इसमें निर्वाचित संख्या में बढ़ोतरी की जाए, अर्थात जो केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिल हैं, जो गवर्नर की और गवर्नर जनरल की काउंसिल हैं, उनमें उनका विस्तार किया जाए, अर्थात उनमें संख्या में बढ़ोतरी की जाए और इस संख्या में भारतीयों को लिए जाए और भारतीयों को निर्वाचित तरीके से लिया जाए। एक महत्वपूर्ण मांग थी कि उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर मिले। एक था कार्यकारिणी और न्याय प्रशासन पृथक किए जाएं, भारत से धन निष्कासन की कमी की जाए, भारत में सैनिक कॉलेज की स्थापना की जाए, भारत सचिव की काउंसिल और प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को स्थान दिया जाए, भू राजस्व में कमी की जाए, नमक कर में कमी की जाए और भारत में जो कुटीर उद्योग है उनको प्रोत्साहन दिया जाए। ये सब उस काल में उदारवादी या नरम दल वालों की मांगे थी। अब बात आती है कि उदारवादियों की कार्यविधि क्या थी, वो किस प्रकार कार्य करते थे। तो इसमें था कि प्रतिवर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता था और उसमें जो जो मांगे पारित की जाती थी उनको समाचार पत्रों और भाषणों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित किया जाता था। दूसरा है याचिका एवं स्मरण पत्र भारत सरकार एवं गृह सरकार को प्रस्तुत करना, अर्थात जो विभिन्न याचिकाएं
बनाई ली जाती थी कि हमें ये ज़रूरत है, हमारे ये सुधार हैं, और एक स्मरण पत्र बार बार भारत सरकार और गृह सरकार को भेजा जाता था। इसके अलावा अनेक शिष्टमंडल कहाँ भेजे जाते थे? लंदन में भी अनेक शिष्टमंडल भेजे जाते थे। इस प्रकार उदारवादियों की कार्यविधि होती थी। लास्ट में जो हम बात करेंगे वो है कि उदारवादी आंदोलन का मूल्यांकन या नरम दल का मूल्यांकन क्या होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि लोगों में राष्ट्रीयता जागृत करने में इसने महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1885 से पहले अनेक क्षेत्रीय संगठन बन चुके थे, क्रांति हो चुकी थी, बहुत सारे आंदोलन विद्रोह हुए थे, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, ठीक है। और वो उनकी जो मांगे थी या उनके जो कारण थे वो भी स्थानीय जो समस्याएं थे उन तक ही सीमित थे। लेकिन पहली बार उदारवादियों के द्वारा एक मंच का गठन किया गया और भारतीयों की जो मांगे थी, वो जो चीज़ें थी, उनको एक एकीकृत रूप से, एक संगठित रूप से अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दूसरा था राजनीतिक शिक्षा एवं संगठन की भावना उत्पन्न की, कि इससे भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा आई और संगठन की भावना भी आई। इसके अलावा कांग्रेस के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और इसके आधार पर प्रांतीय जो काउंसिल थी या केंद्रीय काउंसिल में कुछ हद तक सुधार किया गया। एक आता है कि उदार युग के नेताओं ने उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके उसके अनुरूप अपनी नीति निर्धारित की। उन्होंने नौकरशाही के क्रूर हाथों से इस संस्था को बचाकर इसकी जड़ें मजबूत कर दी और ये उस युग की महानतम उपलब्धि रही। जब हम देखते हैं कि जिस परिस्थिति में उन्होंने ये संगठन खड़ा किया, अगर हम उस परिस्थिति को देखें तो देखते हैं कि उनका ये जो कदम था, ये कांग्रेस की स्थापना और उसके माध्यम से अपनी मांगों को न्यायोचित ढंग से, एक उचित ढंग से प्रस्तुत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा। कुछ विद्वानों ने कांग्रेस की प्रगति को संतोषजनक नहीं माना है। आलोचनात्मक अध्ययन में देखते हैं तो आलोचकों का यह मानना है कि इस युग में कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे विशेष वर्ग के लोगों में था जो जनसाधारण और गरीब लोगों की वास्तविक मांगों से दूर थे, क्योंकि वो एक उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोग थे और वो जनसाधारण से उनका कोई राब्ता नहीं था। आलोचकों का ये भी मानना है कि उनकी जो कार्यविधि थी वो भी संतोषजनक नहीं थी। वो सिर्फ प्रस्ताव पास कर देते थे या याचिकाएं लगाते थे या स्मरण पत्र भेजते थे, जिनका ब्रिटिश सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो क्रांतिकारी देशभक्त हुए बाद में, उन्होंने इसे एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर संबोधित किया है। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं पूरे उस काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अगर हम नरम दल का मूल्यांकन करते हैं तो ये मानते हैं कि जो उदारवादी जो नेता थे वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने एक राजनीतिक शिक्षा दी और इसी राजनीतिक शिक्षा पर आगे चलकर जो कांग्रेस का नेतृत्व उग्रवादी दल ने किया और उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया सूत्रपात किया और अब राष्ट्रीय पटल पर लाल, बाल और पाल के रूप में नेता अवतरित हुए और उन्होंने देखा कि जो उदारवादियों की जो नीति है, जो नरम दल की नीति है, उसका कोई अपेक्षित फल नहीं मिल पा रहा है। 20 साल तक हमने ये विशिष्ट मंडल भेजे या हमने मांगे प्रस्तुत की, लेकिन उसका कोई महत्वपूर्ण फायदा नहीं हुआ और इसीलिए अब उन्होंने उग्र नीति अपनाई, उन्होंने बहिष्कार की नीति अपनाई, उन्होंने स्वदेशी की नीति अपनाई और आगे के सालों में भारतीय जो कांग्रेस थी उसमें उग्र दल का शासन महत्वपूर्ण रहा। तो हम अगले वाले वीडियो में हम उग्र वाली दल की बात करेंगे जिसको गर्म दल कहा जाता है, तब हम उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक सीमित रखेंगे कि उदारवादी दल की प्रमुख मांगें क्या थी, उनकी कार्यविधि क्या थी और उनके सिद्धांत क्या थे। इसमें आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और अलग अलग भी इस चीज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।